आप देख रहे हैं देवभूमि, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में इस बार अप्रैल माह से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने अभी से ही यात्रा तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी सब भारी संख्या में यात्री चार धाम यात्रा में आएंगे। इसीलिए यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के फॉर्मूले को बदला जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए इस बार भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस बार आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि आप ऑनलाइन के साथ साथ फोन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही पर्यटन विभाग इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगा, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये व्यवस्था पर्यटन विभाग को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार रजिस्ट्रेशन के फॉर्मूले को बदला जा रहा है। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वेसाइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और वेसाइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। हमेशा की तरह इस बार भी बद्रीनाथ की यात्रा सुगमता से होगी। इसके लिए मैं ऑलरेडी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन डिपार्टमेंट के सचिव, अपर सचिव एवं जिला अधिकारी चमोली के साथ संपर्क में हूँ। बता दें, इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो जाएगी। 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि तय होगी। वहीं सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया है कि जोशीमठ की आपदा की वजह से कुछ दिक्कत जरूर है, लेकिन यात्रा तक इन सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करने वाले यात्रियों को भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हेलीकॉप्टर बुकिंग की व्यवस्था को बेहतर कर रहा है। ऑलरेडी ये जो हेली सर्विसेज के लिए बुकिंग सारी जो योजनाएं हैं इसको यूकार्ड डिपार्टमेंट जो सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है उसके द्वारा की जाती है। परंतु हेलीपैड पे किसी तरह का कियोस्क न रहे, यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत न हो, इस दृष्टि करते हर हेलीपैड पे पर्यटन विभाग की तरफ से एक अधिकारी तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा सरकार के लिए चुनौती साबित हो सकती है। एक तो जोशीमठ में आपदा की वजह से यात्रियों में डर का माहौल है, तो वहीं पिछली बार भारी संख्या में यात्रियों की वजह से भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई थी। इसलिए सरकार इस बार हर तरह से चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित करना चाहती है, ताकि उत्तराखंड के लोगों की आजीविका भी चलती रहे और यात्रा का मैसेज भी अच्छा जा सके। उत्तराखंड में इस वर्ष चारधाम यात्रा राज्य सरकार के लिए दोहरी चुनौती लेकर आ रही है। पहला, राज्य सरकार के सामने चुनौती इस बार चारधाम यात्रा जो कि समय से पहले शुरू हो रही है उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है और साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर चल रहे नकारात्मक संदेश को दूर करना है, जबकि यात्रियों की सुविधा, हेलीकॉप्टर्स की मनमानी जैसे विषयों पर भी राज्य सरकार को काम करना होगा। यात्रियों व श्रद्धालुओं की उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टैक्सी, होटल, लॉज की बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून में स्पीकर ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की पहली बैठक हुई है। इस बैठक में गैरसैंण में हुए विकास कार्यों की चर्चा हुई। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने बताया कि गैरसैंण में 128 कार्य चल रहे थे, जिसमें से 119 कार्य पूरे हो चुके हैं और बचे हुए कार्यों पर भी निरंतर काम जारी है। गैरसैंण विकास परिषद की बैठक में 9 लंबित योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। हमारे पिछले कुछ समय से 128 कार्य
जो कि जिसके लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, उन कार्यों की समीक्षा की। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 119 कार्य पूरे हो गए हैं, कुछ कार्य अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। हमारे पास गैरिसन विकास परिषद के लिए टाउन प्लानर्स हैं, मास्टर प्लान बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हम सब ने निर्णय लिया कि हमें गैरिसन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना है, और उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक फर्म रखी जाए जो कि आर्किटेक्ट्स की फर्म हो, और वो हमें बताए कि गैरिसन विकास परिषद के तहत जितना भी एरिया आता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम कैसे कर पाएँ। सड़क, पानी, बिजली ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्किल के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहनों के लिए क्या हम हाट खोल सकते हैं, क्या कोई नर्सिंग कॉलेज खुल सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों ने आज बैठक की, और बढ़िया बैठक। धामी सरकार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साथ साथ अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी कर दी है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने बताया कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के भीतर यह बात स्वीकारी थी कि अगला बजट गैरसैंण में होगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर मुकम्मल होगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार होली के बाद बजट पेश कर सकती है। जानते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा। और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की, हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगने के लिए ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है, वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दे। राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ऐसे नाबालिग छात्रों को धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। इसमें मुख्यतः जो नाबालिग बच्चे जो 9, 10, 11, 12 में 15, 16, 17, 18 एज के जो है, इनके द्वारा खुद वाहन चलाया जाता है, इनके पेरेंट्स द्वारा भी इनको वाहन दिया जाता है। तो इसी के तहत चूँकि ये स्कूल के बच्चों से रिलेटेड ये थी, तो हमने अच्छे से प्रचार किया। मेरे द्वारा सबको लेटर भी लिखा गया कि क्या क्या धारा है, क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और सुधार ना आने पर हमने कार्रवाई शुरू की है। इसी के तहत आज हमने एक ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स पे ड्यूटियाँ लगाई गई और चालान किए गए। इसमें लगभग 80 चालान किए। उसमें 27 बाइक्स थी जो नाबालिग बच्चों पे थी, स्कूल ड्रेस में बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनसे रिलेटेड थी। वो सारे वाहन सीज किए गए। उन सब पे 25,000 रुपये तक का मुकदमा लगाया, 25,000 रुपये तक। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बहाने गौतम अडानी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस मामले को लेकर एसबीआई और एलआईसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। देहरादून में एसबीआई बैंक मुख्यालय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है। सरकार यदि सही है तो इस पूरे मामले की जांच करा के क्यों बच रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार जानबूझकर इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और सदन में भी चर्चा से बच रही है। पहले भी सरकारों ने जो कंपनीज हैं उनको संरक्षण दिया कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन मोदी जी की सरकार में कुछ चंद उद्योगपतियों को देश को लूटने की छूट दी गई, जो आज एक्सपोज हो गया है। इतना बड़ा नाटक कि हमारा ही पैसा एलआईसी के डायरेक्टर्स के मना करने के बाद भी एलआईसी की इक्विटी और शेयर्स अडानी को दिए गए। स्टेट बैंक जैसे बैंकों से लोन कम, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम उसमें कागजातों पर दे दिया गया, और जिससे जो देश की बड़ी परिसंपत्तियाँ थी, डिपार्टमेंट की कई संपत्तियां, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जिसमें बंदरगाह जिनको कहते हैं, उनको औने पौने दाम पे अडानी को देने का काम किया गया। जिसके पास कुछ नहीं था वो मालिक देश का बन गया। और अब जब जांच में पाया गया कि ये सब गलत हुआ है तो शेयर्स गिर रहे हैं। हमें डर है कि देश के लोगों ने जो पैसा एलआईसी और स्टेट बैंक में लगाया है कहीं वो ना डूब जाए। हम चाहते हैं जिस तरीके से अन्य चीज़ों की जाँच पीएसी ने की है, अडानी के समूह की जाँच भी हो, और सदन में जो लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में चर्चा हो, जिसको सरकार नहीं करने
देना चाहती है। सरकार कहती है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा में करें, लेकिन इतने गंभीर विषय के लिए अलग से चर्चा सदन में बुलाई जानी चाहिए। पहले वर्ग द्वारा जो अडानी समूह के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट दी गई है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम विपक्ष के जो लोग हैं एक मांग सरकार से कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि सरकार को इससे कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए, जांच करानी चाहिए। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग भी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है अगर आप जांच कराना चाहते हैं सिटिंग जज की देखने में वो भी कराएं, लेकिन जांच तो कराएं, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए आम जन का जो शेयर बाजार में अडानी समूह में पैसा है वो डूबने की कगार पर है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा का, देश के प्रधानमंत्री का और अडानी समूह का गठजोड़ है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से कमेटी गठित कर अडानी ग्रुप की जांच की मांग की है। LIC और SBI में का जो पैसा है वो अडानी ग्रुप में केंद्र सरकार ने जो निवेश करवाया है, और जो पैसा अमेरिकी वित्तीय शोध संस्थान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार डूबने की कगार में है, और इस धन की जो जांच हो, इस अडानी ग्रुप की जो कंपनियां जो आज डूबने की कगार पे है, इनकी जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग की है। उसी क्रम में धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। आप जानते ही हैं 1956 में जब LIC की स्थापना हुई, बैंकों की स्थापना हुई, 67 साल के इतिहास में LIC आज तक 1 रुपये के घाटे में नहीं है, लेकिन आज 40,000 का जो घाटा हो रहा है अकेले SBI को हो रहा है, LIC को हो रहा है, और उतना ही घाटा हमारे सरकारी बैंकों PNB, SBI, BOB को हो रहा है। यह घाटा आपका और हमारा है। इसी घाटे की भरपाई के लिए कैसे अडानी ग्रुप से केंद्र सरकार अडानी ग्रुप पर वित्तीय फ्रॉड के आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने सोमवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया है, और इसी कड़ी में ऋषिकेश में भी महानगर कांग्रेस कमेटी के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेट बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार गरीबों और बैंकों में जमा रुपए डुबोने का काम कर रही है। इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद भी केंद्र सरकार अडानी ग्रुप की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। संसद में भी उन्हें इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने अडानी ग्रुप की जल्दी ही जांच नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लालकुआ में गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों वाहन स्वामियों ने ओवरलोडिंग निकासी बंद करने की मांग को लेकर मोटा हल्दू स्थित देवभूमि स्टोन क्रशर के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया, और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इधर धरने की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें कार्रवाई का भरोसा भी दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपना धरना खत्म किया। हम आपको आपका सम्मान कुमाऊं स्टोन क्रेशर के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के स्टोन क्रेशर का घेराव किया, तो तब ये लोग उस समय वार्ता के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर रेट तय कर देंगे, लेकिन जब कल हमें पता चला कि सुबह वन विभाग वन निगम के MD ने जो है गेटू पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसमें 108 से ऊपर जो निकासी हमारी बंद होती थी, गोला की जो गाड़ियाँ आती थी उसमें निकासी बंद नहीं होगी। उसमें आप कितना भी ले आओ 150, 200, 250 कुंटल निकासी बंद नहीं होनी है। तो इससे हम लोग आक्रोशित हुए और हमने कल महामंत्री स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के यहाँ पुतला फूका और यहाँ पर आज धरना दिया। कुमाऊं स्टोन क्रेशर में जो भारत सरकार की अनुज्ञप्तियाँ हैं उसके अनुसार 108 कुंटल माल निकलता था। आज क्रेशर वालों ने, क्रेशर एसोसिएशन ने शासन को एक पत्र लिखा कि हम आपके राजस्व को बढ़ोतरी करना चाहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने जो है 108 कुंटल के बाद फ्री होल्ड करवा दिया है। तो उस फ्री होल्ड से क्या होना है, एक तो हर गेट पर जो है 600 से 1000 गाड़ियां हैं, तो अब वो 1000 गाड़ियां वो घर भर के बाहर नहीं निकल पाएंगी।
दूसरा क्या है कि सिर्फ क्रेशर स्वामी ये सोच रहे हैं कि हम इनको रेट कम देंगे, वजन ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे बड़ा अराजकता का माहौल, ये चाह रहे हैं कि WR करके, क्योंकि कुछ हर गेटों पर 2 4 5 दबंग टाइप के लोग हैं जो कि अपनी दबंगई से जो है गाड़ियों को तत्काल भर के लेके आएंगे बाहर। गोला संघर्ष समिति का रॉयल्टी को लेकर काफ़ी दिनों से धरना चल रहा था। फिर आज इन्होंने जो है स्टोन क्रशरों के खिलाफ भी मोर्चा खोल के यहाँ स्टोन क्रशर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं उनका एक ज्ञापन ले लिया गया है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी और जो भी इनके द्वारा मांगे गई हैं, जैसे कि इनकी ओवरलोड के द्वारा और जो कुछ एक्स्ट्रा जो अगर ओवरलोड लेके जाते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाए, इस तरह की कुछ इनकी मांगे हैं जिनको ज्ञापन लेके और जो है उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखा जाएगा। फिर जैसा निर्णय होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। इसमें जो भी स्टैंडर्ड SOP अभी तक बनी हुई है ये गोला खनन को लेके, तो उसके द्वारा उसके सहारे उन सबको बताया जाएगा और उन सबको चेतावनी दी जाएगी कि अगर कोई भी गैरकानूनी काम इस तरह से करता है तो उनके खिलाफ भी देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यकाल में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी के पास 112 शिकायतें आई, जिनमें मुख्य तौर पर जमीनों पर अवैध कब्जा, बिजली पानी से संबंधित शिकायतें थी, जिसका मौके पर ही निस्तारण किया गया। करीबन 112 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच किया। कुछ मामले लैंड से रिलेटेड हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, उसमें जो अपीलेंट है वो एप्लीकेंट जो है वो कभी कभी संतुष्ट नहीं होता है उस प्रकरण से। जितने भी मामले आते हैं उसमें जांच आख्या आई हुई होती है, लेकिन उस जांच आख्या से वो लोग संतुष्ट नहीं होते, तो फिर मेरे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि मौके पे सीनियर अधिकारी जाएं और एमिकेबली या जो भी इनकी इश्यूज हैं उसको वहीं पे रिजॉल्व। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। सोमवार को विधानसभा के बाहर धरना देते हुए बर्खास्त कर्मचारियों को 50 दिन पूरे हो चुके थे। कर्मियों की मांग से या तो निरस्त की गई भर्तियों को दोबारा से नियुक्त किया जाए या फिर 2001 के बाद की गई सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि कोटिया कमेटी की रिपोर्ट यह साफ तौर पर लिखा है कि 2001 के बाद की गई नियुक्तियों एक ही चयन प्रक्रिया से की गई है और सभी अवैध हैं, और फिर 2015 के बाद भी नियुक्तियों को ही आखिरी क्यों निरस्त किया गया। 50 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। आप देख रहे हैं कि मौसम कैसा, कभी धूप हो रही कभी बारिश हो रही है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि अध्यक्षा मैडम एक दिन हमारे साथ जरूर न्याय करेंगी, क्योंकि आज 50 दिन हो गए हमको। हमारे साथ की महिला एक CMI में 5 दिन से एडमिट है, उसकी 2 साल की बेटी है और उसकी बेटी भी उसके साथ रह रही है। हम रात को उसके साथ रह रहे, पूरा दिन धरने में बैठे रह रहे हैं और उसके साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि उसने इतनी टेंशन ले ली है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कह रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इस जिम्मेदारी को लेता है? क्या मैडम उससे एक महिला होने के नाते मैडम ने इतना बड़ा अन्याय किया, एक महिला होने के नाते, एक मानवता के नाते क्या मैडम ने, हमने 7 साल यहाँ सर्विस किया, मैडम ने उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए था? एक मानवता के नाते मैडम उसे देख आती, उसका हालचाल पूछाती। हम मैडम से गुहार कर रहे हैं, मैडम जब प्रक्रिया चयन प्रक्रिया एक है तो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? क्या कुछ कर सकते हैं सर? देखिए, लीगली तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम हाई कोर्ट में आज 3रा महीना हमारा केस को लगे हुए हो गया है और अभी 25 फरवरी को आगामी आने वाले डेट में हमारी तारीख लगी हुई है। वो एक अपार्ट चीज़ है, क्योंकि कोर्ट में तो हमारा जंग जारी ही है, लेकिन जिस हिसाब से तानाशाही समझेंगे, हमने इसको पूरा कैलकुलेट करके जो समझा है, इसको एक शब्द में कहा जाए तो ये तानाशाही है। क्योंकि जब कोटिया कमेटी ने क्लियर किया है कि 2001 से लेके और सिंस 2022 जो भी नियम अपनाए गए हैं भर्ती प्रक्रिया में सबके लिए समान है, तो आपने किस हिसाब से बायस्ड इस चीज़ को डिसीजन को किया है, ये किसी की समझ से परे चीज़ है। कोई अगर इसमें कोई समाज सेवी या कोई बड़ा इसमें ज्ञानी आदमी अगर इसको समझे तो हमारी समझ से तो ये परे चीज़ है। कोई इसको समझ पाए तो हमको भी समझाने का कष्ट करे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। जगह सही है कि नहीं सही है वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो उनका अधिकार है, वो जहाँ भी बैठ के अपनी बात रखना चाहे वो रखें।
महाशिवरात्रि के मौके पर वीरभद्र महादेव मंदिर के सामने मैदान में मेले के दौरान लगने वाले झूलों के ठेकेदार इस बार लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे, इसीलिए प्रशासन अलर्ट है। इस बार प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। हालांकि झूले लगने वाले ठेकेदारों ने अपने झूलों को बिना फिटनेस, इंश्योरेंस और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था करे बगैर ही प्रशासन से झूलों को लगाने की इजाजत मांग ली है, लेकिन प्रशासन ने झूलों को लगाने की परमिशन ठेकेदार को नहीं दी है। बावजूद इसके ठेकेदारों की मनमानी से तकरीबन 100 फीट ऊंचे झूले को लगाने का कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के रविवार रात को उस समय दहशत फैल गई जब गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या और किसी से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग में अमरदीप के साझेदार और उसके 2 बेटों ने की है। बीच बचाव करने आए अमरदीप के भाई और उसके एक दोस्त को भी आरोपियों ने गोलियां मार दी, तो दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 में से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बवाल की आशंका को देखते हुए कई थानों की फोर्स भी इलाके में तैनात की गई है। एक अमरदीप चौधरी जी वहाँ पे रहते हैं और अमरदीप चौधरी जी को गोली लगी है। इस सूचना पे जब वहाँ पे पहुँचा गया तो वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ 2 और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी ही गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे 2 लोगों का इलाज हुआ था। लेकिन चौधरी जी की यहाँ डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया और उनको फिर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पे राजकुमार और उनके बच्चों के नाम सामने आए हैं। प्रॉपर्टी के पार्टनर हैं दोनों लोग। महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठ महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाने के लिए जिलाधिकारी ने कमर कस ली है। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने टूटी सड़क और गंदगी का नजारा देख नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित कई विभागों के अधिकारियों को फोन पर ही व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए, चेतावनी भी दी। यदि नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं को व्यवस्था में उन्हें कमी देखने को मिलेगी तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीलकंठ मंदिर में काफ़ी जैसा कि वो एक प्रसिद्ध स्थल है और वहाँ पे लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उसी क्रम में मार्ग में जो टूटा हुआ एरिया है उसको ठीक किए जाने से संबंधित मेरी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस की जो व्यवस्था की जानी है, सीसीटीवी कैमराज लगाने, सफाई के लिए जिला पंचायत को या वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने जल संस्थान को निर्देशित किया। इसके साथ ही फॉरेस्ट वाले ट्रैक रूट पे भी बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है, तो उसी क्रम में मेरी तरफ से निर्देश जारी किए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी कि उसको पूर्णतः साफ रखा जाए। और इस संबंध में एक RFID बेस्ड हम लोग एक मॉडल भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो फॉरेस्ट वाला कोर जोन है उसमें किसी भी किस्म का पॉलीथीन के प्रवेश को या पॉलीथीन के प्रयोग को हम लोग निश्चित कर सकें। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी के अस्पताल में मौजूद नहीं होने पर सीडीओ ने सख्त नाराजगी जताई है। शौचालयों, कमरों और अस्पताल परिसर में गंदगी को देखा ACMO रश्मि पंत ने फोन पर नाराजगी जताई। सीडीओ ने जिम्मेदार अफसरों को अस्पताल की स्थिति 3 दिन के भीतर सुधारने की हिदायत दी है। पहले तो यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, तो ऑन डॉक्टर ड्यूटी हैं, और उसके बाद जो अस्पताल की साफ़ सफाई की व्यवस्था है बहुत ही ख़राब है। जगह जगह सिरिंजेस, पॉलीकैथेटर और रुई ओपनली पड़ी है, और जो वार्ड हैं वहाँ भी सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब थी। बेडशीट्स में आप देखेंगे तो फंगस लगी हुई है, और वेंटिलेटर्स इनके जो पड़े हैं वो रेंडमली रखे हुए हैं, साफ़ सफाई ख़त्म है। तो इसमें मैं एक कठिन आख्या बनाऊंगा। और जो MOIT हैं वो अप डाउन कर रहे हैं हल्द्वानी से, जबकि अगर आप देखेंगे ये क्षेत्र काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है, यहाँ पे कभी भी कैजुअल्टी आ सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ की तैयारियाँ बिल्कुल भी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।